नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल के इस ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्य और साहित्यकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे जो आपके आगामी जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सबको आपको सॉल्व करते चलना है। ठीक है, एक प्रकार से आप लोग का ये रिवीजन हो रहा है, आपने अभी तक जितने भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में या साहित्य और साहित्यकार के संबंध में जो जो आपने पढ़ा हुआ है, तो आप अब उनका एनालिसिस करिए, अर्थात क्वेश्चंस तो है ये सब, तो आपसे वो बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे, उसी को आपको चेक करना है। ठीक है, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखो कि छत्तीसगढ़ के नाम से संबंधित पुस्तकों में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन दिया गया है, ए है छत्तीसगढ़ परिचय के लेखक बलदेव मिश्र जी है, और बी दिया गया है प्राचीन छत्तीसगढ़ के लेखक ठाकुर प्यारेलाल गुप्त जी है, सी दिया गया है मेरा छत्तीसगढ़ के लेखक परदेसी राम वर्मा जी है, और डी दिया गया है छत्तीसगढ़ पारिदर्शन के लेखक गंगा प्रसाद गुप्त जी है। तो इन सभी कथनों को पढ़कर आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ परिचय के लेखक कौन है, बलदेव प्रसाद मिश्र है। कौन है, बलदेव प्रसाद मिश्र, ये बिल्कुल सही है, आपको साथ में याद करते भी चलना है। तो छत्तीसगढ़ के परिचय, इसके लेखक कौन, तो बलदेव प्रसाद मिश्र, ये बिल्कुल आपका सही कथन है। दूसरा, प्राचीन छत्तीसगढ़ के लेखक ठाकुर प्यारेलाल गुप्त जी है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के लेखक कौन है, ठाकुर प्यारेलाल गुप्त, ये भी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। तीसरा देखिए, मेरा छत्तीसगढ़ के लेखक परदेसी राम वर्मा जी हैं, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। आपको याद रखने हैं कि मेरा छत्तीसगढ़, इसके लेखक कौन है, तो परदेसी राम वर्मा जी है। कौन है, परदेसी राम वर्मा जी है। ठीक है, फिर चौथा देखिए, छत्तीसगढ़ परिदर्शन के लेखक गंगा प्रसाद गुप्त जी है, यही स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो असत्य कथन की पहचान आपको करना है, तो कौन सा कथन आपका सत्य है, तो आपका डी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा डी, कि छत्तीसगढ़ परिदर्शन के लेखक गंगा प्रसाद गुप्त जी हैं। तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ परिदर्शन के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना जी पालेश्वर शर्मा। कौन है, पालेश्वर शर्मा। ठीक है, पालेश्वर शर्मा, ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ परिदर्शन के लेखक कौन है, पालेश्वर शर्मा जी हैं, ना कि आपका गंगा प्रसाद गुप्त जी हैं। ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये पालेश्वर शर्मा की और कौन कौन से रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम देख लेते हैं। तो पालेश्वर शर्मा का जो एक रचना जो कई बार पूछा गया है, आपको याद करना है, सूसक झन कुर्री सुरताल है। ठीक है, क्या हो जाएगा रचना का नाम, सूसक झन कुर्री, सूसक झन कुर्री सुरताले, सूसक झन कुर्री सुरताले। ठीक है, सुरताले, यह है आपका किसका रचना का नाम है, पालेश्वर शर्मा का। दूसरा भी देखिए छत्तीसगढ़ पारिदर्शन। ठीक है, छत्तीसगढ़ पारिदर्शन, ये भी इसकी रचना का नाम है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तीसरा और इसकी रचना का और क्या नाम है, तिरिया जन्म जन देवे। ठीक है, तिरिया जन्म झन देवे, झन देवे, तिरिया जन्म झन देवे, ये भी इसकी रचना का नाम है। चौथा आपको याद रखना है गोरसी के गोठ। ठीक है, चौथा आपको याद रखना है गोरसी के गोठ, गोरसी के गोठ, गोरसी के गोठ, ये गोरसी के गोठ भी किसकी रचना है, आपका पालेश्वर शर्मा की रचना है। और एक और आपको रचना याद रखना है, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार एवं रीति रिवाज। ठीक है, एक और रचना का नाम है छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार एवं रीति रिवाज। ठीक है, एवं रीति रिवाज, ये भी किनकी रचना का नाम है, आपका पालेश्वर शर्मा की, है ना। ये तो ध्यान रखना है, पालेश्वर शर्मा की रचनाओं के नाम आप सबको साथ में याद करते चलना है। सूसक झन कुर्री सुरताले पहला रचना, दूसरा छत्तीसगढ़ पारिदर्शन में पहला जगह वे आपका दूसरा छत्तीसगढ़ पारिदर्शन, तीसरा आपको याद रखना है, तीसरा तिरिया जन्म झन देवे, चौथा गोरसी के गोठ, और पांचवा क्या है, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार एवं रीति रिवाज, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार एवं रीति रिवाज। बाकी ये तो हो गया, साथ ही साथ आपको इन सबको भी याद करने हैं कि छत्तीसगढ़ परिचय के लेखक कौन है, बलदेव प्रसाद मिश्र जी हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ के लेखक कौन है, ठाकुर प्यारेलाल गुप्त जी है, ये भी आपको याद रखना है। मेरा छत्तीसगढ़ के लेखक कौन है, परदेसी राम वर्मा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद करना है ना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। ओके, एक बार पुनः पालेश्वर शर्मा की बुक का नाम सूसक झन कुर्री सुरताले, छत्तीसगढ़ पारिदर्शन, तिरिया जन्म झन देवे, चौथा गोरसी के गोठ, और पांचवा छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार एवं रीति रिवाज। तो इन सबके रचनाकार कौन है, तो पालेश्वर शर्मा जी है।
होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या देखिए कि देशों के नाम पर लिखे पुस्तक तथा उनके लेखक सुमेलित नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया जी। देशों के नाम पर लिखे पुस्तक तथा उनके लेखक सुमेलित नहीं है। देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं। ए दिया गया है आयरलैंड का इतिहास, और आयरलैंड के इतिहास के राइटर में दिया गया पंडित रविशंकर शुक्ल। बी दिया गया है फ्रांस राज्य क्रांति ग्रीस सुधार, और इसके राइटर के नाम में दिया गया है ठाकुर प्यारेलाल। और सी दिया गया है हालैंड की स्वाधीनता का इतिहास, और इसके राइटर के नाम में दिया गया है राय बहादुर हीरालाल। और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा जो पुस्तक का नाम है और उसके लेखक है वो सुमेलित नहीं है, आपको बताने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो आयरलैंड का जो इतिहास है इसके राइटर कौन है, पंडित रविशंकर शुक्ल। ये बिल्कुल सही है, याद करते चलना है आप लोग को। ठीक है, ये हालांकि एक क्वेश्चन है लेकिन इससे 3-4 क्वेश्चन आप लोग का छुपा हुआ है। पूछ सकता है ना जी कि आयरलैंड का इतिहास इसके राइटर कौन है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है ना। तो ये आपका पेयर, ये जोड़ा आपका बिल्कुल सही है। दूसरा देखो ठाकुर प्यारेलाल की पुस्तक का नाम दिया है फ्रांस राज्य क्रांति ग्रीस सुधार। ठीक है, फ्रांस राज्य क्रांति ग्रीस सुधार, तो ये भी आपका सही है ना, ये भी आपका सही है, इसको भी अच्छे से आपको याद रखना है। तीसरा देखो हालैंड की स्वाधीनता का इतिहास, तो हालैंड की स्वाधीनता का इतिहास इसके राइटर राय बहादुर हीरालाल नहीं है। इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर है बैरिस्टर छेदीलाल। इसके राइटर कौन है जी, बैरिस्टर छेदीलाल जी है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका जोड़ा है वो गलत हो जाएगा, अर्थात यही जोड़ा आपका सुमेलित नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हालैंड की स्वाधीनता का इतिहास, इसके राइटर कौन है, बैरिस्टर छेदीलाल। जबकि ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है राय बहादुर हीरालाल, जो कि गलत हो जाएगा। बाकी आपको याद रखना है पंडित रविशंकर की रचना का नाम है आयरलैंड का इतिहास, देशों के नाम पर है ना। ठाकुर प्यारेलाल की रचना का नाम है फ्रांस राज्य क्रांति ग्रीस सुधार, और इसके बाद देखिए बैरिस्टर छेदीलाल की रचना का नाम है हालैंड की स्वाधीनता का इतिहास, है ना, याद करते चलना है। चलिए अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए कि छत्तीसगढ़ी व्याकरण है ना, ये व्याकरण है, छत्तीसगढ़ी व्याकरण, ये व्याकरण है ना, तो छत्तीसगढ़ी व्याकरण से संबंधित पुस्तकें और उनके लेखक सुमेलित नहीं है। छत्तीसगढ़ी व्याकरण से संबंधित पुस्तकें और उसके लेखक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए गए देखिए छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन, उसके राइटर का नाम दिया गया दयाशंकर शुक्ल। बी दिया गया है छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश, राइटर का नाम दिया गया डॉक्टर क्रांति कुमार। सी दिया गया है छत्तीसगढ़ी बोली का शास्त्रीय अध्ययन, राइटर का नाम दिया गया शंकर शेष। और डी दिया गया है छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्योग विकास, और राइटर का नाम दिया है त्रिलोचन पांडे। तो कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है वो आपको पहचानना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन दयाशंकर शुक्ल, हाल फिलहाल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य के अध्ययन के रचयिता कौन है, तो दयाशंकर शुक्ल, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखो छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश, इसके रचयिता कौन, तो डॉक्टर क्रांति कुमार, तो ये भी आपका सही है, ये जोड़ा भी आपका सही है। तीसरा देखो छत्तीसगढ़ी बोली का शास्त्रीय अध्ययन, इसके राइटर का नाम है शंकर शेष, ये भी जोड़ा आपका सही है। ये सभी को आपको याद करते चलना है, हालांकि क्वेश्चन तो एक है लेकिन इसमें आपका 3-4 क्वेश्चन और बन सकता है। ठीक है, तो सभी आपको बुक को याद करना है क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए है ना। तो छत्तीसगढ़ी बोली का शास्त्रीय अध्ययन, इसके राइटर कौन है, शंकर शेष। और देखो छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्योग विकास, इसके राइटर का नाम त्रिलोचन प्रसाद पांडे नहीं है, त्रिलोचन पांडे नहीं है ना। इसके राइटर का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्योग विकास, इसके राइटर का नाम है नरेंद्र देव वर्मा। क्या नाम है, नरेंद्र देव वर्मा। जबकि ऑप्शन में क्या दिया गया है जी, त्रिलोचन पांडे, जो कि गलत हो जाएगा। तो यही जोड़ा क्या है, सुमेलित नहीं है, तो हमको असुमेलित जोड़ा का पहचान करना था, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्योग विकास, इसके राइटर कौन है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, ना कि आपका त्रिलोचन पांडे है। ठीक है, चलो अब डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा का और कौन कौन सा महत्वपूर्ण बुक है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, देखते हैं। तो डॉक्टर नरेंद्र वर्मा का बुक का नाम है अपूर्वा। क्या नाम है, अपूर्वा, याद करो अपूर्वा। उसके बाद आपको याद रखना है सुबह की तलाश, अपूर्वा सुबह की तलाश। उसके बाद आपको ध्यान रखना है मोला गुरु बनाई लेते, मोला गुरु बनाई लेते, मोला गुरु बनाई लेते। ठीक है, मोला गुरु बनाई लेते, अपूर्वा सुबह की तलाश, मोला गुरु बनाई लेते, ये सब किसकी रचना है, तो ये सब किसकी रचना है, डॉक्टर नरेंद्र वर्मा का। और इसकी एक कविता भी है, कविता का नाम आप सुनोगे, ठीक है, अरपा पैरी के धार,
अर्पा अर्पा पैरी के धार, अर्पा पैरी के धार इसकी प्रमुख कविता है। और इसी कविता को हमारे छत्तीसगढ़ शासन ने कब 3 नवंबर 2019 को 3 नवंबर 2019 को राजकीय गीत का दर्जा प्रदान किया है। अर्पा पैरी के धार जिसके राइटर कौन है? नरेंद्र वर्मा। और इसको राजकीय गीत का दर्जा किस तिथि को हमारे राज्य शासन के द्वारा दिया गया? तो आपको याद रखना है 3 नवंबर 2019 को, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो अर्पा पैरी के धार वगैरह जो राजकीय गीत है इसमें कितने नदियों का उल्लेख है? तो 4 नदियों का उल्लेख है। अगर कितने जिलों का उल्लेख है बोलेगा तो 7 जिलों का उल्लेख है। ये सब आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए याद रखना है। अपूर्वा, सुबह की तलाश, मोला गुरु बनाए लेते, ये सब किसकी रचना है? तो डॉक्टर नरेंद्र वर्मा। और साथ ही साथ हमारा जो राजकीय गीत है अर्पा पैरी के धार, इसके राइटर भी कौन है? आपका डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। ओके, तो छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन दयाशंकर शुक्ल याद करना है। छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश डॉक्टर क्रांति कुमार, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ी बोली का शास्त्रीय अध्ययन शंकर शेष, इसको भी आपको याद रखना है। बाकी छत्तीसगढ़ी भाषा कोद विकास के राइटर त्रिलोचन प्रसाद पांडे ना होकर के कौन है? आपका डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी है। और आपको डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के ये जो जितने भी मैंने रचनाएं बताए हैं इसको अच्छे से आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, निम्न में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। असत्य जोड़े की आपको पहचान करना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है भी। देखिए ऑप्शन दे रहे हैं आरूढ़ फूल। आरूढ़ फूल देवदास जी की जीवनी है, ये बोल रहा है कि आरूढ़ फूल है वो देवदास जी की जीवनी है बोल रहा है। दूसरा आगाज दिया, ये खूबचंद बघेल जी की जीवनी है बोल रहा है। तीसरा दिया गया है सुरता के सोन किरण, ये लखनलाल गुप्त जी की रचना है बोल रहा है ना। और सुरता के चंदन, इसके रचयिता का नाम दिया गया है नरेंद्र देव वर्मा। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा असत्य है। ठीक है, चलिए तो आरूढ़ फूल है और आगाज दिया, आरूढ़ फूल और आगाज दिया, इन दोनों के राइटर कौन है? परदेसी राम वर्मा। कौन है? परदेसी राम वर्मा, आपको याद रखने हैं। ओके जी, जो आरूढ़ फूल हो जाएगा और आगाज दिया, आरूढ़ फूल और आगाज दिया, इनके जो राइटर का नाम क्या है? तो परदेसी राम वर्मा। क्या है? परदेसी राम वर्मा। ठीक है, तो आरूढ़ फूल देवदास जी की जीवनी पर आधारित है, बिल्कुल सही ध्यान रखना। ठीक है, आरूढ़ फूल है वो देवदास जी की जीवनी पर आधारित है, आपका बिल्कुल सही है। देवदास बंजारे जी जो पंथी नृत्य के विश्व पितामह के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो आरूढ़ फूल में उसी की जीवनी है, तो बिल्कुल सही है। आगाज दिया में खूबचंद बघेल जी की जीवनी है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। आरूढ़ फूल में आपका देवदास जी की जीवनी है, सही है। और आपका आगाज दिया में आपका खूबचंद बघेल जी की जीवनी है, ये भी आपका सही है। और दोनों के राइटर कौन है? परदेसी राम वर्मा। कौन है? परदेसी राम वर्मा। चलिए सुरता के सोन किरण के राइटर कौन है? रचयिता कौन है? तो लखनलाल गुप्त, ये भी आपका बिल्कुल सही है ना। सुरता के सोन किरण के रचयिता भी कौन है? लखनलाल गुप्त, ये भी आपका बिल्कुल सही है। बाकी देखो सुरता के चंदन के रचयिता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा नहीं है। सुरता के चंदन के रचयिता कौन है? हरि ठाकुर है। कौन है जी? आपका हरि ठाकुर। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी नहीं है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, अर्थात असत्य जोड़ा कौन सा? आपका सुरता के चंदन के रचयिता नरेंद्र वर्मा ना होकर के कौन है? हरि ठाकुर है, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। ओके, बाकी आरूढ़ फूल और आगाज दिया, इसके राइटर परदेसी राम वर्मा है। और आरूढ़ फूल है वो देवदास की जीवनी पर आधारित है, बिल्कुल सही है। आगाज दिया के राइटर कौन है? खूबचंद बघेल है ना, इसके राइटर कौन है? परदेसी राम वर्मा, जो खूबचंद बघेल की जीवनी पर आधारित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सुरता के सोन किरण के रचयिता लखनलाल गुप्त जी है और सुरता के चंदन के रचयिता कौन है? आपका हरि ठाकुर हो जाएगा। ठीक है, तो हरि ठाकुर की आपका दो रचना आपको दो रचनाओं के आपको नाम याद करने हैं। पहला जाएगा सुरता के चंदन। ठीक है, सुरता के चंदन हो जाएगा। और दूसरा लोहा के नांगर, सुरता के चंदन और लोहा के नांगर, ये दोनों किसकी रचना है? आपका हरि ठाकुर की रचना। किसकी रचना है? हरि ठाकुर की रचना है। क्लियर है, समझ आ गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। अब देखो यहां से एक और क्वेश्चन पूछते हैं, सुरता के सोन किरण, इसके रचयिता कौन है? लखनलाल गुप्त, मैंने बता दिया आप लोग को, है ना। अब ये लखनलाल गुप्त की और कौन कौन सी रचनाएं हैं जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं? तो लखनलाल गुप्त का भी आपको ध्यान रखना जी। लखनलाल गुप्त की और कौन कौन सी रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो समझौती के बेरा, आपको याद करते चलना है, समझौती के बेरा, ये सब पूछा गया ना, समझौती के बेरा। दूसरा आपको ध्यान रखना है सरग ले डोला आइस, सरग ले डोला आइस, समझौती के बेरा, सरग ले डोला आइस। तीसरा आपको याद रखना है हाथी घोड़ा पालकी। ठीक है, देखो समझौती के बेरा, सरग ले डोला आइस, हाथी घोड़ा पालकी। ठीक है, ये सब किसकी रचना है? तो ये सब किसकी रचना है? आपका लखनलाल गुप्त। और साथ ही साथ रखना सुरता के सोन किरण। ठीक है, सुरता के सोन किरण,
सोन किरण, ठीक है। ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब लखनलाल गुप्त की रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, और नरेंद्र वर्मा का तो रचना का मैंने नाम बता दिया है। अपूर्वा, सुबह की तलाश, मोला, गुरु बनाए नेते, ये सब किसकी रचना का नाम है? डॉक्टर नरेंद्र वर्मा। और साथ ही साथ भारत में इन्होंने हमारे जो छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत था अरपा परी के धार महानदी अपार, इसको लिखा है और जिसको हमारे छत्तीसगढ़ शासन ने 3 नवंबर सन 2019 को राजकीय गीत का दर्जा प्रदान किया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो कि भगवान राम से संबंधित पुस्तकें एवं उसके लेखक सुमेलित नहीं है। भगवान राम से संबंधित पुस्तकें एवं उसके लेखक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया गया देखो, छत्तीसगढ़ रामायण सुंदरलाल शर्मा, राम राज्य मालिक राम त्रिवेदी, रामाश्रमेध गंगाधर मिश्र और राम और केवट संवाद द्वारिका प्रसाद तिवारी, ठीक है। तो आपको बताना है कि भगवान राम से संबंधित जो नाम है, हमारे पुस्तकों के नाम है, वो किस जोड़े में सुमेलित नहीं है, ठीक है। एक तरफ उसके पुस्तक के नाम दिए गए और एक तरफ राइटर के नाम दिए गए, तो आपको बताना है कौन सा जोड़ा आपका सुमेलित नहीं है। देखो छत्तीसगढ़ रामायण, छत्तीसगढ़ रामायण इसके रचयिता सुंदरलाल शर्मा, बिल्कुल सही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ रामायण इसके रचयिता का नाम कौन है? तो सुंदरलाल शर्मा, बिल्कुल सही है। राम राज्य के रचयिता का नाम मालिक राम त्रिवेदी है, ये भी आपको बिल्कुल सही है। रामाश्रमेध की रचना का नाम गंगाधर मिश्र नहीं है। रामाश्रमेध की रचनाकार का नाम कौन है, क्या है? तो आपको ध्यान रखना है रामाश्रमेध है ना, तो रामाश्रमेध की रचनाकार का नाम है आपका बाबू रेवाराम, ठीक है। बाबू रेवाराम आपको ध्यान रखना है, बाबू रेवाराम। जबकि ऑप्शन में क्या दिया गया है कि रामाश्रमेध की रचयिता का नाम गंगाधर मिश्र है, जो आपको गलत हो जाएगा। और राम और केवट संवाद इसके रचयिता का नाम है द्वारिका प्रसाद तिवारी, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है। तो जितने भी जो राम भगवान से संबंधित पुस्तकें हैं और इसके राइटर है जो यहाँ पर दिया गया है, सभी को आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ रामायण सुंदरलाल शर्मा, बिल्कुल सही। राम राज्य मालिक राम त्रिवेदी, बिल्कुल सही। रामाश्रमेध की रचना गंगाधर मिश्र ने किया, किसने किया? बाबू रेवाराम जी ने किया है, ठीक है, जो रतनपुर के निवासी थे। कई जो हिंदी के साहित्यकार है वो बाबू रेवाराम जी को छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहास के नाम से भी जानते, इतिहासकार के नाम से भी जानते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। बाकी राम और केवट संवाद इसके रचयिता का नाम क्या है? तो द्वारिका प्रसाद तिवारी। और आपके लिए एक होमवर्क है, आपको बाबू रेवाराम के 3 रचनाओं के नाम बताने हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाबू रेवाराम के आपको 3 रचनाओं के नाम कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। असत्य जोड़े की पहचान करना है आपको। छत्तीसगढ़ की सोनाबाई, ठीक है, छत्तीसगढ़ की सोनाबाई निरुपमा शर्मा को कहा जाता है, ऐसा बोला गया है। दूसरा, छत्तीसगढ़ के नीलकंठ गजानन माधव मुक्तिबोध को कहा जाता है, ऐसा ऑप्शन दिया गया है। छत्तीसगढ़ के विद्यासागर श्रीकांत वर्मा को कहा जाता है, ऐसा दिया गया है। और छत्तीसगढ़ में छायावाद के जनक मुकुंदर पांडे को कहा जाता है, ऐसा आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें से असत्य कौन सा है। तो देखो, छत्तीसगढ़ की सोनाबाई या छत्तीसगढ़ का सोनाबाई किसको जाना जाता है, किसको बोला जाता है? तो निरुपमा शर्मा, ठीक है। तो निरुपमा शर्मा को छत्तीसगढ़ की सोनाबाई के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? छत्तीसगढ़ की सोनाबाई। और निरुपमा शर्मा कौन है? तो छत्तीसगढ़ की पहली महिला कवित्री है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला कवित्री है, ठीक है, पहली महिला कवित्री है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की पहली महिला साहित्यकार भी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला साहित्यकार भी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो निरुपमा शर्मा को छत्तीसगढ़ की सोनाबाई कहते हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ की पहली महिला कवित्री है, और साथ ही साथ ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला साहित्यकार भी है। और इसकी रचना का नाम आपको याद रखना है, निरुपमा शर्मा की रचना का नाम क्या है? पतरंगी, क्या होगा? पतरंगी। और एक और आपको याद रखना है, बूंदों का सागर, पतरंगी और बूंदों का सागर, इसकी रचना का नाम है पतरंगी और बूंदों का सागर, ठीक है। तो बिल्कुल सही जुड़ा हमारा। छत्तीसगढ़ के नीलकंठ गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध जी है, गजानन माधव मुक्तिबोध, यहाँ लिख रहा हूं मैं, गजानन माधव मुक्तिबोध। इसकी कौन कौन सी रचना है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस। दूसरा आपको याद रखना है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक है, टेढ़ा है। तीसरा आपको याद रखना है, साहित्य एक डायरी, ठीक है, साहित्य एक डायरी,
डायरी। और चौथा आपको याद रखना है कामायनी, कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार, पुनर्विचार। और एक और आपको रचना याद रखना है इसका, काठ का सपना, काठ का सपना। तो ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है, जिसे छत्तीसगढ़ का नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। तो अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा है, साहित्य एक डायरी, कामायनी एक पुनर्विचार और काठ का सपना, ये सब किसकी रचना का नाम है? गजानन माधव मुक्तिबोध, जिसे छत्तीसगढ़ के नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ के विद्यासागर, छत्तीसगढ़ के विद्यासागर श्रीकांत वर्मा को नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ के विद्यासागर किसको बोलते हैं? रामदयाल तिवारी को। किसको जी? रामदयाल तिवारी, है ना। छत्तीसगढ़ के विद्यासागर किन्हें कहा जाता है? तो रामदयाल तिवारी को कहा जाता है। और जो रामदयाल तिवारी है, ये गांधीवादी विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, गांधीवादी विचारधारा, ठीक है। ये जो रामदयाल तिवारी है, जिसे छत्तीसगढ़ के विद्यासागर के नाम से जानते हैं, ये गांधीवादी विचारधारा से बहुत ही ज्यादा क्या थे? प्रभावित थे, है ना। और इन्होंने कुछ कुछ अपनी रचनाएं लिखी गांधी जी के नाम पर, जैसे गांधी मीमांसा। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि गांधी मीमांसा के राइटर कौन है, या पूछेगा गांधी एक्सरेड, गांधी एक्सरेड इसके राइटर कौन है? तो आपको ध्यान रखना है कौन है? रामदयाल तिवारी, जिसे छत्तीसगढ़ के विद्यासागर के नाम से जाना जाता है। फिर छत्तीसगढ़ में छायावाद का जनक, छत्तीसगढ़ में छायावाद का जनक किसको माना जाता है? मुकुटधर पांडे को, बिल्कुल सही है। और मुकुटधर पांडे जी की रचना का नाम क्या है? प्रथम छायावादी रचना का नाम क्या है? कुर्री के प्रति। आपको ध्यान रखना है कुर्री के प्रति, कई बार पूछा गया जी, है ना। कुर्री के प्रति हो जाएगा। और इसकी रचना का नाम है पूजा के फूल, पूजा के फूल हो जाएगा। और इसकी रचना का नाम है सैलबाला, सैलबाला। कुर्री के प्रति, पूजा के फूल और सैलबाला, ये सब किसकी रचना के नाम है? तो मुकुटधर पांडे जी की रचना का नाम है। ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, ओके। और आपको ये भी याद रखना है कि जो मुकुटधर पांडे ऐसे शख्स है जिन्हें हमारे छत्तीसगढ़ में प्रथम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1976 में। और इन्होंने क्या किया? जो कालिदास के द्वारा रचित मेघदूत का इन्होंने छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है। किसने? मुकुटधर पांडे जी ने। और मुकुटधर पांडे जी की रचना का नाम है कुर्री के प्रति, पूजा के फूल और सैलबाला, ठीक है, क्लियर है। साथ ही साथ पांडे परिवार में वो कुछ कुछ और रखा, जैसे कि अगर पूछा छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटककार तो लोचन प्रसाद पांडे, छत्तीसगढ़ का प्रथम कहानीकार तो बंशीधर पांडे हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम छायावादी प्रवर्तक कवि तो आपका मुकुटधर पांडे हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के निबंधकार पूछेगा तो केयूर भूषण हो जाएगा, प्रथम निबंधकार। अगर पूछेगा छत्तीसगढ़ के प्रथम महाकाव्यकार, ये उपन्यासकार, प्रथम उपन्यासकार तो शिवशंकर शुक्ल हो जाएगा। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार लोचन प्रसाद पांडे, नाटक को हम लोग लोचन अर्थात आंख से देखते हैं तो लोचन प्रसाद पांडे। छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार बंशीधर पांडे। छत्तीसगढ़ के प्रथम छायावादी प्रवर्तक कवि मुकुटधर पांडे। छत्तीसगढ़ के प्रथम निबंधकार केयूर भूषण। छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार आपको याद रखना है शिवशंकर शुक्ल जी, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाकी ये सब आपको ध्यान रखना है जी कि छत्तीसगढ़ के विद्यासागर श्रीकांत वर्मा को नहीं बोलते हैं, किसको बोलते हैं? रामदयाल तिवारी। और इसकी रचना का नाम है गांधी मीमांसा और गांधी एक्सरेडी, क्योंकि ये गांधी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने अधिकांश अपने रचनाओं में गांधी जी का ही मतलब गांधी जी से संबंधित उन्होंने रचनाएं लिखी है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निम्न में असत्य कथन की पहचान कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी हैं हमारे एग्जाम में। देखो, संत गहिरा गुरु का मूल नाम रामेश्वर था। संत गहिरा गुरु का मूल नाम रामेश्वर था, बिल्कुल सही है। आप सभी को पता होगा गहिरा गुरु के बारे में। गहिरा गुरु के नाम से ही पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले को पुरस्कृत किया जाता है। तो संत गहिरा गुरु का मूल नाम रामेश्वर था, बिल्कुल सही है। और गहिरा गुरु का आश्रम कहाँ है? जशपुर में आप लोग पढ़े भी होंगे, है ना। दूसरा देखो, स्वामी आत्मानंद के बचपन का नाम तुल्यनर था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, अब तो हिंदी मीडियम भी खुल गए हैं। ये बहुत ही चर्चा का विषय रहा है आगामी 2-3 वर्ष जो गुजरे उसमें, है ना। आगामी बोलता जो 2-3 वर्ष जो गुजरे है ना, उसमें ये बहुत ही चर्चा का विषय रहा है, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, है ना। तो इस दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये नाम, ठीक है। बाकी देखो, धनी धर्मदास के बचपन का नाम जुड़ावन था, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। धनी धर्मदास के बचपन का नाम जुड़ावन था, ये भी आपको बिल्कुल सही है। बाकी देखो, चौथा, वल्लभाचार्य ने द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वल्लभाचार्य जी ने शुद्ध द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। किसका? शुद्ध द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया है, ना कि द्वैतवाद। ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी सही है, आपको ध्यान रखना है। देखो, संत गहिरा गुरु का मूल नाम रामेश्वर था, आपको याद रखना है।
स्वामी आत्मानंद के बचपन का नाम तुल्य था, ये भी आपको याद रखना है। और धनी धर्मदास के बचपन का नाम जुड़ावन था, ये भी आपको याद रखना है। बाकी वल्लभाचार्य है, ये उन्होंने वल्लभाचार्य जी ने शुद्ध द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया, ना कि द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया है। ठीक है, आपको एक ट्रिक याद रखना है, समारावनी, समारावनी, ठीक है, समारावनी ये रहा है ना, समारावनी। तो स से हो जाएगा शंकराचार्य, स से शंकराचार्य हो जाएगा, शंकराचार्य। और मां से हो जाएगा माधवाचार्य, मां से माधवाचार्य। उसके बाद रा से हो जाएगा रामानुजाचार्य, रा से रामानुजाचार्य। उसके बाद व से हो जाएगा आपका वल्लभाचार्य, क्या हो जाएगा जी, वल्लभाचार्य। और नी से क्या हो जाएगा, नी से हो जाएगा निम्बकाचार्य, ठीक है, निम्बकाचार्य। तो ध्यान रखना है, जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का किया और माधवाचार्य जी ने द्वैतवाद का किया। शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद, ठीक है, और माधवाचार्य जी ने द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया है। रामानुजाचार्य ने किसका किया, विशिष्ट द्वैतवाद, किसका, विशिष्ट द्वैतवाद का। और वल्लभाचार्य जी ने किया है शुद्ध द्वैतवाद का। और निम्बकाचार्य जी ने किया है द्वैतवाद का। ध्यान समारावनी, शंकराचार्य जी अद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, उसके बाद रामानुजाचार्य हो जाएगा आपका विशिष्ट द्वैतवाद, वल्लभाचार्य आपका शुद्ध द्वैतवाद और निम्बकाचार्य आपका द्वैतवाद। इन सभी दर्शनों के लोग सब क्या थे, संपादक थे, प्रतिपादक थे, है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया कि वल्लभाचार्य ने द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया, तो गलत है। वल्लभाचार्य जी ने शुद्ध द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया है, जबकि द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है, आपका माधवाचार्य। कौन है आपका, माधवाचार्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाकी सब स्टेटमेंट अच्छे से याद रखिएगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। पंडित सुंदरलाल शर्मा के संदर्भ में असत्य कथन की आपको पहचान करना है। देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में सभी को पता होगा, छत्तीसगढ़ के गांधी कहते हैं। इनके कारण ये जो महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ में आए थे और महात्मा गांधी जी ने इसको अपना गुरु भी माना है। ठीक है, तो सुंदरलाल शर्मा के बारे में आपको असत्य कथन की पहचान करना है। 1906 में इन्होंने समित्र मंडल की स्थापना किया था। 1906 में इन्होंने समित्र मंडल की स्थापना किया था, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। दूसरा, 1912 में छत्तीसगढ़ के प्रथम खंड काव्य दानलीला की इन्होंने रचना किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना, अगर पूछेगा छत्तीसगढ़ का प्रथम खंड काव्य कौन सा है, तो दानलीला, छत्तीसगढ़ी दानलीला। अगर पूछेगा छत्तीसगढ़ के प्रथम खंड काव्यकार कौन है, तब आपको ध्यान रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा। प्रथम नाटककार लोचन प्रसाद पांडे, प्रथम कहानीकार बंसीधर पांडे, प्रथम निबंधकार केर भूषण, प्रथम उपन्यासकार शिवशंकर शुक्ल, प्रथम खंड काव्यकार पंडित सुंदरलाल शर्मा, प्रथम छायावादी प्रवर्तक कवि आपको याद रखना है मुकुंदर पांडे। ये जितने मैंने बताया सबको अच्छे से आपको याद रखना है। चलो, तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो, 1924 में जेल से श्री कृष्ण जन्मस्थली नामक पत्रिका निकाली, किसने, सुंदरलाल शर्मा ने। तो ये स्टेटमेंट आपको गलत हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपस डेट में फेरबदल किया गया है, तो 1922 में, ना कि 1924। तो 1922 में सुंदरलाल शर्मा जी ने जेल से श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका निकाली, तो ये आपका सही रहेगा जब 1922 बोलेगा तब। लेकिन स्टेटमेंट बोल रहा है 1924, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखो 1918 में इन्होंने अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाया था, तैयार किया था, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो गलत कौन सा है, आपका सी स्टेटमेंट, क्योंकि 1922 में जेल से श्री कृष्ण जन्मस्थली नामक पत्रिका का प्रकाशन किया किसने, सुंदरलाल शर्मा ने, जबकि आपके ऑप्शन में दिया गया है 1924, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और धारणा ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम खंड काव्यकार है ना। इसे खंड काव्य का नाम है छत्तीसगढ़ी दानलीला। ठीक है, छत्तीसगढ़ी दानलीला, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दानलीला। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर जाएगा, आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी लोक कला के उद्धारक, लोक कला के मर्मज्ञ, सांस्कृतिक मंच के जन्मदाता, पुनर्जागरण के अग्रदूत, कला जगत के धूमकेतु के नाम से छत्तीसगढ़ के कौन से व्यक्तित्व प्रसिद्ध है। बहुत ही ज्यादा चाहिए, आपका बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ के लोक कला के उद्धारक, लोक कला के मर्मज्ञ, सांस्कृतिक मंच के जन्मदाता, पुनर्जागरण के अग्रदूत, कला जगत के धूमकेतु के नाम से छत्तीसगढ़ के कौन से व्यक्तित्व प्रसिद्ध है। दाऊ महासी चंद्राकर, दाऊ रामचंद्र देशमुख और हबीब तनवीर, और बताना है आपको तीजन बाई।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, दाऊ रामचंद्र देशमुख, है ना। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, दाऊ रामचंद्र देशमुख। तो दाऊ रामचंद्र देशमुख जी को छत्तीसगढ़ के लोक कला के उद्धारक, लोक कला के मर्मज्ञ, सांस्कृतिक मंच के जन्मदाता, पुनर्जागरण के अग्रदूत एवं कला जगत के धूमकेतु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कला जगत के धूमकेतु के नाम से इसको जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर देखो एक ऑप्शन देखो, दाऊ महासिंह चंद्राकर। तो दाऊ महासिंह चंद्राकर को छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में लोक कला के पुजारी, ठीक है, लोक कला, छत्तीसगढ़ में लोक कला के पुजारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में लोक कला के पुजारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा, दाऊ रामचंद्र देशमुख। ठीक है, दाऊ रामचंद्र देशमुख। इन्होंने ध्यान रखना, इन्होंने देहाती कला मंच, ठीक है, देहाती कला मंच, देहाती कला मंच, और एक और आपको ध्यान रखना है, देहाती कला मंच के बाद एक और आपको ध्यान रखना है, देहाती कला मंच के बाद एक और चंदैनी गोंदा। ठीक है, देहाती कला मंच और चंदैनी गोंदा। ठीक है, चंदैनी गोंदा, चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी का गठन किया था। चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी का गठन किया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, किसने, तो दाऊ रामचंद्र देशमुख ने देहाती कला मंच और चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी का गठन किया था, है ना, ये चीज। और दाऊ महासिंह चंद्राकर के बारे में ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में लोक कला के पुजारी, और दाऊ महासिंह चंद्राकर ने सोलहा बिहान, ठीक है, सोलहा बिहान नामक नाचा पार्टी का गठन किया था। किसने, तो बिहान, ठीक है, बिहान, सोलहा बिहान नामक नाचा पार्टी का गठन किसने किया था, तो दाऊ महासिंह चंद्राकर जी ने, जिसे छत्तीसगढ़ में लोक कला के पुजारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हबीब तनवीर के बारे में आप सभी को पता होगा। हबीब तनवीर हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम रंगकर्मी है ना। इन्होंने हिंदुस्तान थिएटर और नया थिएटर की स्थापना किया था। और हबीब तनवीर को ध्यान रखना है, हबीब तनवीर को 1983 में पद्मश्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2002 में इन्हें पद्म भूषण के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और अगर पूछेगा कि हबीब तनवीर को संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, तो आपको याद क्या रखना है, 1969। तो हबीब तनवीर को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। पद्म भूषण के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और इन्हें संगीत नाटक अकादमी इस पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया है, किसको, हबीब तनवीर को, तो 1983। कब, 1983। पद्म भूषण तो 2002 हो जाएगा। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तो 1969, है ना, 1969। तो ये डेट आपको ध्यान रखना है। साथ साथ हबीब तनवीर नया थिएटर और हिंदुस्तान थिएटर के क्या थे, संपादक थे, प्रतिपादक थे, ये आपको ध्यान रखना है। रंगकर्मी थे हमारे छत्तीसगढ़ के। तीजन भाई के बारे में सभी को पता होगा। तीजन भाई हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पंडवानी गायिका है। और पंडवानी कौन सी शैली की गायिका है, तो ये कपालिक शैली की गायिका है। ठीक है, पंडवानी के क्षेत्र में इन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ को देश विदेश में ख्याति दिलाई है और इन्हें भी बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, और यही हमारे छत्तीसगढ़ एक मात्र ऐसी शख्स है जिन्हें हमारे छत्तीसगढ़ में पद्म विभूषण के सम्मान से भी सम्मानित किया गया। किनको, तो तीजन भाई जी का जन्म कब हुआ है, ध्यान रखना है, 24 अप्रैल 1956 को हुआ है। कहाँ, गनियारी ग्राम दुर्ग में हुआ है। ठीक है, तीजन भाई का जन्म। और ये पंडवानी की कपालिक शैली की प्रमुख गायिका है। और इन्हें कब कब कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है तीजन भाई के बारे में। तो तीजन भाई को 1987, मैं कुछ डेट लिख रहा हूं यहाँ पास, 1987 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1987 के बाद 2003, ठीक है, 2003 में इन्हें पद्म भूषण, 1987 में इन्हें पद्मश्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2003 में इन्हें पद्म भूषण के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 2019 में इन्हें पद्म विभूषण के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको ध्यान रखना, किसको, तो तीजन भाई जी को। और तीजन भाई जी को 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इसको सम्मानित किया गया 1995 में। और 2018 में, ध्यान रखना, 2018 में इन्हें जापान में, ठीक है, जापान में फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जापान में फुकुओका पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, जापान में फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। 1987 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण और 2019 में पद्म विभूषण, 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2018 में जापान के फुकुओका पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, पंडवानी के बारे में आप सभी को पता होगा।
पंडवानी अर्थात पांडवानी अर्थात महाभारत की कथा का छत्तीसगढ़ी में गीत में आख्यान को ही पंडवानी कहा जाता है। पंडवानी के प्रमुख नायक भीम होते हैं और नायिका द्रौपदी है ना। पंडवानी में क्या है, पंडवानी में वाद्य यंत्र के रूप में तंबूरा एवं करताल का प्रयोग किया जाता है और पंडवानी में जो हुकारू देता है, हाउ जी हाजी करके जो बोलता है, उसको रागी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रागी कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का जो पंडवानी है वो सबल सिंह चौहान के द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी महाभारत पर आधारित है। ठीक है। पंडवानी ज्ञान की दो शैलियां होती है, एक आपका वेदमती और एक कापालिक। वेदमती शैली में आपको केवल शास्त्र सम्मत गायन का कार्य होता है, लेकिन कापालिक शैली में आपका गायन के साथ साथ नृत्य भी किया जाता है। तो इसी कापालिक शैली की प्रमुख गायक कौन है? तीजन भाई है। कौन है? तीजन भाई। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दाऊद रामचंद्र देशमुख जी को क्या बोलते हैं? लोक कला के उद्धारक, लोक कला के मर्मज्ञ, सांस्कृतिक मन के जन्मदाता, पुनर्जागरण के अग्रदूत और कला जगत के धूमकेतु के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्होंने देहाती कला मंच और इन्होंने देहाती कला मंच के साथ साथ रखना है चंद्रनी गोविंद नाथा पार्टी का गठन किया है। ये भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। क्लियर है? ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरालाल काव्योपाध्याय के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। हीरालाल काव्योपाध्याय के संदर्भ में आपको असत्य कथन की पहचान करना है। यह छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण लेखक है, पहला कथन है। दूसरा, यह छत्तीसगढ़ के पाणिनि के नाम से भी प्रसिद्ध है। देखो, पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। हीरालाल काव्योपाध्याय ने ध्यान रखना 1880 से 1885 के बीच छत्तीसगढ़ का प्रथम व्याकरण लिखा है, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का प्रथम व्याकरणकार बोलते हैं और इन्हें छत्तीसगढ़ के पाणिनि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों आपका स्टेटमेंट सही है। छत्तीसगढ़ी व्याकरण को 1885 में डॉक्टर गियर्सन ने अंग्रेजी में अनुवाद कराया, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ी व्याकरण को 1885 में नहीं, 1890 में, यहां पर 1890 होगा। ठीक है। 1890 में डॉक्टर गियर्सन ने अंग्रेजी में अनुवाद कराया था, यहां पर 1885। देखो, छत्तीसगढ़ी व्याकरण का निर्माण कोई 5 वर्ष लगे थे। 1880 से शुरू किया गया था काम को, 85 में बनकर तैयार हुआ था, है ना। तो अभी बना ही, बाद में 5 साल बाद इसका क्या किया, जॉर्ज गियर्सन, डॉक्टर गियर्सन जी ने क्या किया, इसका छत्तीसगढ़ी में क्या किया, सॉरी अंग्रेजी में क्या किया, इसका अनुवाद कराया, अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो यहाँ पर 1885 दिया गया, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी इनका जो देखो और स्टेटमेंट क्या दिया है, इनका जन्म 1856 में राखी ग्राम धमतरी जिला में हुआ, ये आपको बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। ठीक है। राखी ग्राम जो कुरुद के पास है, कुरुद भाटा का आप लोग सुनोगे, है ना। कुरुद से ये 4 किलोमीटर की दूरी पर है राखी ग्राम, है ना। तो यही राखी ग्राम में किसका जन्म हुआ है, तो हीरालाल काव्योपाध्याय, जिसे छत्तीसगढ़ के पाणिनि के नाम से जानते हैं। तो ये बस तीसरा स्टेटमेंट बस आपका गलत है, बाकी सभी स्टेटमेंट पहला दूसरा चौथा आपका सही है। तो छत्तीसगढ़ ही व्याकरण को 1890 में डॉक्टर गियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, ना कि 1885 में। तो ये आपको स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंडित माधवराव सप्रे के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। पंडित माधवराव सप्रे के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इन्हें छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। इन्हें छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। इन्होंने वर्ष 1900 में हिंद केसरी और 1908 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रतिपादन किया। तीसरा, इनका जन्म 1871 में पथरिया ग्राम दमोह जिला मध्य प्रदेश में। और चौथा, माधवराव सप्रे जी बाल गंगाधर के विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे। तो आपको बताना इसमें असत्य कथन कौन सा है। तो देखिए, इन्हें छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही जवाब है ना। किसको? माधवराव सप्रे जी को। इन्होंने वर्ष 1900 में हिंद केसरी, यहां पर देखो थोड़ा चेंज किया गया है। इन्होंने वर्ष 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया और 1908 में इन्होंने हिंद केसरी का प्रतिपादन किया। ठीक है। तो यहां पर चेंज कर दिया गया है, क्या बोला गया, देखो वर्ष 1900 में हिंद केसरी, ये गलत हो जाएगा। वर्ष 1900 में इन्होंने छत्तीसगढ़ मित्र का प्रतिपादन किया और 1908 में इन्होंने छत्तीसगढ़ मित्र के स्थान पर कौन सा आ जाएगा, हिंद केसरी। तो वर्ष 1908 में इन्होंने हिंद केसरी पत्रिका का प्रतिपादन किया था, बस चेंज कर दिया गया था आपस। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, समझ में आ गया। तो छत्तीसगढ़ मित्र, इसके प्रतिपादक कौन हुए, माधवराव सप्रे जी। 1900 में इन्होंने पेंड्रा रोड से इस पत्रिका का प्रतिपादन किया था। ठीक है। रामराव चिंचोलकर इसके सहयोगी भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद
इसका जन्म 1871 में पथरिया ग्राम दमोह जिला मध्य प्रदेश में हुआ था। ये तो बिल्कुल सही कथन है। और माताराव सप्रे बाल गंगाधर के विचारधारा से अत्यधिक क्या थे, प्रभावित थे। ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो पहला सही है, आपका तीसरा सही है और चौथा सही है, बस दूसरा गलत है, क्योंकि इन्होंने 1900 में हिंद केसरी में, जबकि छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रतिपादन किया, और 1908 में छत्तीसगढ़ मित्र नहीं बल्कि हिंद केसरी पत्रिका का प्रतिपादन किया। ठीक है, चलिए, तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न कथनों में सत्य कथन को पहचानिए। अभी आपको पहचानना सत्य कथन कौन सा है ना, निम्न कथन में से आपको सत्य कथन को पहचानना है। तो लोचन प्रसाद पांडे जी को काव्य विनोद एवं साहित्य वाचस्पति की उपाधियां प्राप्त है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो लोचन प्रसाद पांडे, मैंने बताया था, लोचन प्रसाद पांडे जिन्हें छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रथम नाटक का नाम क्या है, कलिकाल, नाम याद रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार पूछेगा। देखो जी, ये सब बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ में प्रथम की बात करो ना, प्रथम, अगर छत्तीसगढ़ में प्रथम नाटककार पूछेगा, नाटककार, तो नाटककार का नाम क्या है, बोलो, लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे, झारखंड लोचन प्रसाद पांडे। अगर पूछेगा छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार पूछेगा, कहानीकार, तो कहानीकार में आपको याद रखना है बंसीधर पांडे, बंसीधर पांडे। अगर पूछेगा कि छत्तीसगढ़ के प्रथम छायावादी प्रवर्तक कवि, छायावादी प्रवर्तक कवि पूछेगा, तब आपको याद रखना है मुकुटधर पांडे। क्या हो जाएगा, मुकुटधर पांडे हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ओके, पूछेगा छत्तीसगढ़ के प्रथम निबंधकार, निबंधकार में आपको याद रखना है केयूर भूषण। क्या होगा जी आपका, केयूर भूषण। अगर पूछेगा छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यासकार, तो उपन्यासकार में आपको ध्यान रखना है शिवशंकर शुक्ल। क्या हो जाएगा, शिवशंकर शुक्ल, शिवशंकर शुक्ल। अगर पूछेगा छत्तीसगढ़ के प्रथम खंड काव्यकार, तो खंड काव्यकार में हो जाएगा, खंड काव्यकार अभी जस्ट बताया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, ये सब बातों को ध्यान रखना है। तो देखो, लोचन प्रसाद पांडे जी को काव्य विनोद एवं साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ये आपका बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, बंसीधर पांडे को छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार के नाम से जानते हैं, और इसके प्रथम कहानी का नाम क्या है, हीरू की कहानी। ठीक है, देखो, प्रथम नाटककार लोचन प्रसाद पांडे, जिसके प्रथम नाटक का नाम है कलिकाल। प्रथम कहानीकार बंसीधर पांडे, जिसकी प्रथम कहानी का नाम है हीरू की कहानी। प्रथम छायावादी प्रवर्तक कवि मुकुटधर पांडे, जिसकी रचना का नाम है कुर्री के प्रति। ठीक है, उसके बाद है उपन्यासकार शिवशंकर शुक्ल, और खंड काव्यकार पंडित सुंदरलाल शर्मा, और निबंधक केयूर भूषण। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो बंसीधर पांडे जी का प्रथम कहानी हीरू की कहानी वर्ष 1948 को प्रकाशित हुआ। ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, ये 1926 1926 को प्रकाशित हुआ, ना कि 1948। तो ये आपका गलत हो जाएगा। कब हुआ प्रकाशित, 1948 में। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो, मुकुटधर पांडे जी को 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1975 नहीं है, ध्यान रखना, 1976 है। क्या जाएगा, 1976, ध्यान रखना है जी। तो मुकुटधर पांडे जी को 1976 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। और मुकुटधर पांडे हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम छायावादी प्रवर्तक कवि है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पूजा के फूल, कुर्री के प्रति, सैलबाला, मेरा हृदय दान, और इन्होंने ही कालिदास के द्वारा रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ में अनुवाद किया। और इनको सबसे पहले 1976 में छत्तीसगढ़ में प्रथम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। आपको सही कथन की पहचान करना है, दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। गजानन माधव मुक्तिबोध को छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि कहते हैं, गलत। गजानन माधव मुक्तिबोध को तो छत्तीसगढ़ के नीलकंठ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, छत्तीसगढ़ के नीलकंठ के नाम से जानते हैं, है ना। जबकि छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि किसे कहते हैं, तो धरना गोपाल प्रसाद मिश्र। किसको कहा जाता है जी, गोपाल प्रसाद मिश्र जी को, गोपाल प्रसाद मिश्र जी को छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कलचुरी कालीन एक राजा हुए राज सिंह, उसके दरबारी कवि थे गोपाल प्रसाद मिश्र, है ना। और इसी गोपाल प्रसाद मिश्र जी को छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। समझ आ गया। तो छत्तीसगढ़ का नीलकंठ कौन है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध। और उसकी रचनाएं कौन कौन से मैंने आप लोग को अच्छे से बता दिया है। ठीक है, तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। होपफुली आप सभी को अच्छे से पसंद आया होगा ये वीडियो, है ना। और एग्जाम बहुत पास है, जितनी ज्यादा हो सके रिवीजन पे फोकस करिए, क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, फिर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।